अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। मैं बाहर निकलने की फिराक में था कि खातून की आवाज़ आई, बेटा अभी तुम्हें आराम करना चाहिए, चलो वापस अपने कमरे में आ जाओ। मैंने मुड़कर देखा तो ढेर उम्र खातून दरवाजे पर खड़ी थी। इसके हाथ में टोकरी थी जिसमें सब तरकारी थी। मैंने कहा, बहन मैं कमरे में पड़े पड़े थक गया हूँ, चाहता हूँ जरा देर बाहर की सैर कर लूँ। खातून बोली, तुम्हारे लिए अभी ज्यादा चलना फिरना ठीक नहीं है, कमरे में जाकर आराम करो, दो एक रोज ठहर जाओ, फिर जहाँ चाहे चले जाना। खातून के लहजे में थोड़ी सरजनिश का भी पहलू था। मैं वापस कमरे में आ गया। वो दिन भी गुजर गया। सुबह खातून मेरे लिए नए कपड़े लाई थी, यानी कुर्ता पजामा जो मैंने नहाने के बाद पहन लिया था। मेरी दाढ़ी काफी बढ़ आई थी। मैंने इससे कहा, मैं शेव करना चाहता हूँ। इसके जवाब में इसने कहा, मुसलमान हो, दाढ़ी क्यों नहीं रख लेते? शायद दाढ़ी रखना सुन्नत है। इस वक्त मुझे ख्याल आया कि वाकई मुझे दाढ़ी रख लेनी चाहिए। इस तरह मेरी शक्ल जो असली धर्मचंद से इतनी मिलती जुलती है थोड़ी मुख्तलिफ नजर आने लगेगी और मुझे इतनी जल्दी कोई पहचान भी नहीं सकेगा। मैंने फैसला कर लिया कि मैं शरीर दाढ़ी रख लूंगा। मेरे सर के बाल भी गर्दन से नीचे तक आ गए थे। इनके बारे में मैंने फैसला किया कि मैं अंग्रेजी तर्ज पर बाल नहीं कटवाऊंगा बल्कि पट्टे रख लूंगा। पांचवा दिन भी गुजर गया। इस दिन की रात को शाम ही से आसमान पर बादलों का चलना फिरना शुरू हो गया था। साथ ही खुशगवार हवा भी चलने लगी थी। भारत के जनूबी और जनूबी मशरकी इलाकों में सर्दियों के मौसम में भी वो सर्दी नहीं पड़ती जो शुमाली इलाकों में पड़ती है। ये इलाका भी भारत के जनूब मशरक में वाक़ था और कोई सतपड़ा का इलाका था जहाँ सर्दियों में रात को थोड़ी खुनकी हो जाती थी, बाकी दिन के वक्त मौसम खुशगवार ही रहता था। गर्मियों के मौसम में भी पंजाब की गर्मियों वाली लू नहीं चलती थी। गर्मियों के मौसम के शुरू होते ही बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिससे मौसम मुसलसल हफ्ता आलूद रहता है। जितनी देर तक बारिश होती रहे या बादलों से पहले हवाएं चलती रहे, इतनी देर तक मौसम खुशगवार रहता है। जनूबी भारत में तो बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो ऐसी हफ्ता आलूद पड़ती है कि आदमी का रंग काला पड़ने लगता है। इस रोज भी शाम को बादल छा रहे थे मगर साथ हवा भी चल रही थी। उधेड़ में शफी खातून मेरे लिए रात का खाना लेकर आई। इसने कोई सब्जी पकाई हुई थी, साथ चावल थे, दो तीन रोटियां भी थी। इन इलाकों में मरतूब आबो हवा की वजह से लोगों की खुराक ज्यादातर चावल ही थी। गुजरात और काठियावाड़ और महाराष्ट्र में तो रोटी घरों में जरूर पकती है, लेकिन नीचे जाकर नागपुर, दक्कन, मद्रास, केरला और गोवा के वगैरह के इलाकों में लोग चावल ही ज्यादा खाते हैं। मद्रास में तो रोटी भी चावल के आटे की पकाई जाती है, जिसे चपला कहते हैं। मुझे खाना देकर खातून चली गई। मैं हंसपे आदत बिस्तर पर लेटकर सिगरेट पीने लगा और सोचने लगा कि यहाँ मुझे कब तक पड़े रहना होगा। वो चारों आदमी, वो चारों फरिश्ते जो मुझे कब्र से निकाल कर लाए थे, कहाँ गायब हो गए हैं? कमरे की बत्ती मैंने बुझा दी थी क्योंकि बल्ब की रोशनी में मुझे नींद नहीं आती थी। छत का पंखा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। खुली खिड़की में से सावन की रात की ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। मैंने कलाई आंखों के करीब करके घड़ी पर निगाह डाली। घड़ी की चमकीली सुइयों ने बताया कि रात के 10:30 बजने वाले हैं। मैंने सिगरेट चारपाई के पास फर्श पर रखे हुए मट्टी की रकाबी में बुझाई। चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगा। बादलों में गरज की आवाज पैदा हुई। बिजली नहीं चमकी थी। अगर बिजली चमकी होगी तो मेरे कमरे से बहुत दूर होगी क्योंकि इसकी रोशनी मेरे कमरे तक नहीं आई थी। बादल दूसरी बार गरजे तो मुझे बारिश की आवाज सुनाई दी। बारिश की आवाज सुनकर मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे यह आवाज हमेशा बड़ी अच्छी लगती थी और यह आवाज मुझे आज भी अच्छी लगती है। बहरहाल मैं आंखें बंद करके बहुत कुछ सोचने लगा। कहाँ से चला था, कहाँ पहुंच गया हूँ। गुजरे हुए सारे ड्रामाई वाकयात फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने से गुजरने लगे। फिर जब मुझे डेथ चैम्बर में अपनी मौत का मंजर नजर आया तो मेरे जिस्म पर खौफ की सनसनी सी तारी हो गई। अगर इन लोगों ने बाल ठाकरे और बालाजी राव की मौजूदगी में मुझे जहर का टीका लगाया था तो मुझ पर इसका पूरा असर क्यों नहीं हुआ? मैं जिंदा कैसे बच गया? और अगर इन्होंने जहर का टीका नहीं लगाया था तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि वो लोग मुझे जहर का टीका ना लगा सके? अजीब मुअम्मा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिमाग उलझने लगा। मैंने ऐसे तमाम ख्यालात को जहन से झटक दिया और सोने की कोशिश शुरू कर दी। बादलों की आवाज के साथ इस बार मुझे एक और आवाज सुनाई दी जो पहले तो मुझे बादलों की आवाज ही लगी। फिर गौर से सुना तो ये मोटर गाड़ी के इंजन की आवाज थी। मैं जल्दी से उठकर खुली खिड़की के पास आ गया। कमरे में अंधेरा था, बाहर से मुझे कोई नहीं देख सकता था। बाहर भी अंधेरा था क्योंकि बिजली नहीं चमक रही थी। मुझे किसी मोटर गाड़ी की बत्तियों की रोशनी नजर आई। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। फिर ये गाड़ी मेरी खिड़की से थोड़े फासले पर तालाब की दाई जानिब घूमकर इस हवेली नुमा मकान की तरफ मुड़ गई। इसके बाद गाड़ी के रुकने और इंजन के बंद होने की आवाज आई। किसी ने किसी को आवाज दी, गाड़ी में से चीजें संभाल कर निकालना। गाड़ी के दरवाजों के जोर से बंद होने की आवाज आई। इसके बाद सिवाय बारिश की आवाज के वहां और कोई आवाज नहीं थी। मैं समझ गया कि चारों फरिश्ते वापस आ गए हैं। इनमें से एक की आवाज मैंने पहचान ली थी। मेरा ख्याल था कि इनमें से कोई ना कोई मेरा हाल चाल पूछने जरूर आएगा, मगर कोई ना आया। मैं सो गया। दूसरे दिन मैंने उठकर कमरे के गुसल खाने में मुंह हाथ धोया और चारपाई पर बैठा ही था कि चार आदमी कमरे में आ गए। चारों जवान थे, कद दरमियाने थे, जिस्म घुटे हुए थे। दोनों खुले पाइचों के पजामे और कुर्ते पहन रखे थे। दोनों बुश शर्ट पतलूने पहनी हुई थी। इनमें से एक पतलून कमीज वाला जवान आगे आगे था। इसने मुझको अस्सलाम वालेकुम कहा और हाथ मिलाया। कहने लगा, मेरा नाम वजीर अली है, ये रमजान भाई है, ये कादिर खान है और ये सुल्तान भाई है।
रमजान भाई और कादिर खान मेरी चरपाई पर बैठ गए। वजीर अली और सुल्तान भाई कुर्सियां करीब खींचकर बैठ गए। मेरे जहन में कई सवाल थे। इससे पहले कि मैं इन पुरस्कार आदमियों के लीडर वजीर अली से कोई सवाल पूछता, वजीर अली खुद ही बोला, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में इस वक्त बहुत से सवाल पैदा हो रहे हैं। सबसे पहले तुम हमसे ये पूछना चाहोगे कि जब डेथ चैम्बर में बाल ठाकरे और उसके चेले बालाजी राव के सामने तुम्हें जहर का टीका लगाया गया था तो तुम मरे क्यों नहीं? इसकी वजह यह है कि जब से हमें मालूम हुआ था कि पाकिस्तान का एक मुहिब वतन मुजाहिद और जो एक खतरनाक कमांडो है और जो भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद के भेष में मुसलमान और पाकिस्तान की सलामती के लिए भारत में काम कर रहा है, असली धर्मचंद जाहिर हो जाने के बाद पकड़ लिया गया है और बाल ठाकरे के आदमी से टॉर्चर सेल में ले गए हैं। हम इसी वक्त से तुम्हें इन काफिरों से बचाने की कोशिश कर रहे थे मगर इसमें कामयाब न हो सके। हमारे एक आदमी डेथ चैम्बर में यानी बाल ठाकरे के अपने बनाए हुए डेथ चैम्बर में खुफिया तौर पर हिंदू डॉक्टर के भेष में काम कर रहा था। जब हम तुम्हें टॉर्चर सेल से फरार न करवा सके तो हमारी आखिरी उम्मीद डेथ चैम्बर में अपने खास आदमी पर मुहिम मुनहसिर थी। हमने इसे तुम्हारे बारे में पूरी तरह ब्रीफ कर दिया। चुनाचे इसने तुम्हें जहर देने के लिए जो टीका तैयार किया इसमें जहर नहीं था, सिर्फ बेहोशी की दवा थी। इसके बाद बाल ठाकरे की निगरानी में तुम्हें एक वीरान जगह पर जमीन में दफन कर दिया गया। फिर जो कुछ हुआ तुम्हें मालूम ही है। हम तुम्हें कब्र से निकाल कर यहाँ ले आए हैं। इससे पहले बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र और सौराष्ट्र प्रांत के 6 मुसलमानों को डेथ चैम्बर में मौत का टीका लगाया था। हम इनको भी कब्रों से जिंदा निकाल कर ले गए थे। ऐसा हम सिर्फ अपने ग्रुप के इस खास मुसलमान डॉक्टर की मदद से कर सकते थे जो डॉक्टर बाल सक्सेना के रूप में डेथ चैम्बर में मुतीन है और जिसने इंजेक्शन में जहर के बजाय बेहोशी की दवा डाल दी थी। मैंने वजीर अली का शुक्रिया अदा किया और उससे पूछा, आपके मुजाहिदों का ये ग्रुप कहाँ कहाँ काफिरों के खिलाफ सरगर्म अमल है? वजीर अली ने रमजान भाई की तरफ देखा। रमजान भाई कहने लगे, भारत के जिस सूबे में राष्ट्रीय सेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ऐसी मुसलमान दुश्मन इंतहा पसंद हिंदू जमातें भारत के मुसलमानों को कत्लेआम करती हैं, हम वहाँ पहुँचकर मुसलमान भाइयों और बहनों की जितनी मदद कर सकते हैं करते हैं, इन्हें जितना बचा सकते हैं बचा लेते हैं। वजीर अली कहने लगा, हमारे वसाइल बड़े महदूद हैं। हमारे पास अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाफिद मिक़दार में असला वगैरह भी नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में ईमान की हरारत है। हमारा जज्बा बुलंद है। हम भारत में अपनी बका और अपने दीन की हिफाजत के लिए बाल ठाकरे जैसे इंतहा पसंद हिंदुओं से जंग कर रहे हैं। हमारी जंग खुली जंग नहीं है, हम गोरीला जंग लड़ने पर मजबूर हैं। कादिर भाई ने कहा, तुम हमारे मुसलमान भाई और पाकिस्तान के मुहिब वतन मुजाहिद भी हो। हमारे आदमियों ने तुम्हारी सरगर्मियों की रिपोर्ट हमें दे दी थी। हमें मालूम है कि तुम पाकिस्तान और इस्लाम की सलामती की खातिर अपनी ज़िंदगी मौत के मुंह में डालकर भारत में काम कर रहे हो। इस्लाम और पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। वजीर अली बोला, ये बात हमें आखिरी मरहले में मालूम हुई थी कि तुम एक खतरनाक भारतीय दहशतगर्द का हुलिया बनाकर बाल ठाकरे का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गए हो और इस भारतीय दहशतगर्द का नाम धर्मचंद था जो पाकिस्तान की किसी जेल में बंद है। फिर हमें यह भी मालूम हुआ कि असली धर्मचंद पाकिस्तान की जेल से फरार होने में कामयाब होकर भारत पहुंच गया है और तुम्हारा पोल खुल गया और बाल ठाकरे ने तुम्हें पहले टॉर्चर सेल में और बाद में डेथ चैम्बर में पहुंचा दिया। सुल्तान भाई ने मेरी तरफ झुककर कहा, और हमें यह भी मालूम हुआ है कि सूरत के फसादात में जिन हिंदू गुंडों ने मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया था और मुसलमान औरतों की बेहुरमती की थी, तुमने इनको जलिंदर में जाकर एक एक करके कत्ल कर दिया। मैंने कहा, वजीर अली भाई, यहाँ बात में एक क्लियर करता चलो, मैं पाकिस्तानी मुहिब वतन मुजाहिद जरूर हूँ मगर मैं पाकिस्तानी कमांडो नहीं हूँ। वजीर अली ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और हमारे मुखबर ने भी हमें ये बताया है कि तुम पाकिस्तान में कई भारतीय दहशतगर्दों को हलाक करवा चुके हो और तुमने जलिंदर और अखनौर की भारतीय फौजी तंसीबात को भी तबाह और बर्बाद कर दिया था और इन एड्स तवाइफों को भी तुमने ही हमेशा की नींद सुला दिया था जिनको बाल ठाकरे पाकिस्तान में एड्स फैलाने के लिए पाकिस्तान स्मगल करना चाहता था। कादिर भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, और पाकिस्तान जाकर तबाही फैलाने वाले तामिल टाइगर्स गोरीलों को भी तुमने ही कमाल जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए परखुच्चे उड़ाए थे। मैं हैरान था कि इन लोगों की जासूसी का सिस्टम किस कदर कारगर और अप टू डेट था। वजीर अली ने कहा, जो बातें अपने और तुम्हारे बारे में तुम तक पहुंचानी जरूरी थी वो हमने कह दी हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? मैंने कहा, जो खातून यहाँ मेरी देखभाल कर रही थी ये इसकी मेहरबानी और तीमारदारी का नतीजा है कि मेरे जख्म भी ठीक हो गए हैं और मेरी खोई हुई तवानाई भी वापस आ गई है। वजीर अली ने गहरा सांस लिया और बोला, इस खातून का नाम चांद बाई है। वह अहमदाबाद की रहने वाली है। गुज़िश्ता साल अहमदाबाद के मुस्लिम कश फसादात में हिंदुओं ने इसके सारे खानदान को शहीद कर दिया था। हम चांद बाई को अपने पास ले आए हैं, वो यहीं रहती है। एन इस वक्त वही अधेड़ उम्र खातून चांद बाई कमरे में आई और पूछा, नाश्ता मैंने लगा दिया है, तुम सब चलकर नाश्ता कर लो। अच्छा चांद बहन। वजीर अली ये कहकर उठा और हम सब वहां से निकलकर वैरान सेहन में गुजरते हुए एक दूसरे के कमरे में आ गए। ये कमरा भी बोसीदा और छोटा सा था। फर्श पर दरी बिछी थी और नाश्ता लगा हुआ था। चांद बाई ने पराठे और चाय बनाई थी। हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे। मैंने वजीर अली से पूछा, क्या आपको असली धर्मचंद के बारे में कोई इत्तला मिली है कि वो कहाँ है? वजीर अली ने कहा, वो मुंबई में है और अभी तक बाल ठाकरे के साथ ही है। एक सवाल कुदरती तौर पर मेरे दिल में पैदा हुआ। मैंने वजीर अली से पूछा, अगर बाल ठाकरे ने मेरी कब्र खुदवा कर मेरी लाश देखने की कोशिश की तो इसे फौरन इल्म हो जाएगा कि मुझे कब्र से निकाल लिया गया है। वजीर अली ने कहा, इसका हल हमने बहुत पहले तलाश कर लिया था। सूरत के फसादात में एक हिंदू की लाश हम उठाकर लाए थे। वो लाश अब काफी गल सड़ चुकी है।
जब कभी बाल ठाकरे के डेथ चैम्बर में किसी मुसलमान को मौत की सजा दी जाती है और उसकी जिंदा लाश को किसी जगह कब्र में दबा दिया जाता है तो हम मुकर्रर वक्त पर रात को जाते हैं और इस मुसलमान को कब्र से निकाल कर इसकी जगह हिंदू की गली सड़ी लाश लटका देते हैं। चूंकि मरने वाले को इंतहाई खतरनाक जहर का इंजेक्शन लगाया गया होता है जिसके नतीजे में लाश ने रातों रात फट कर गल सड़ जाना होता है, इसलिए बाल ठाकरे अगर लाश को देख भी ले तो इसे शक नहीं पड़ सकता कि लाश इतनी जल्दी कैसे गल सड़ गई। वैसे आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं और बाल ठाकरे हमारी इत्तला के मुताबिक कभी कब्र का मुआयना करने नहीं गया। इसे यकीन होता है कि इसके आदमियों ने मुसलमान को सही जहरीला टीका लगाया है। नाश्ता करने के बाद वो चारों मुजाहिद जिनका ताल्लुक गुजरात काठियावाड़ से था मुझे हवेली के नीचे ले गए। हवेली के नीचे जाने के लिए हमें खुफिया सीढ़ियां उतरनी पड़ी जो एक पोशीदा कोठरी के अंदर से हवेली के नीचे जाती थी। ये तहखाना नहीं था बल्कि हवेली के नीचे मेहराबी सतूनों वाली कई दलान थे। वजीर अली कह रहा था यह हवेली गुजरात के मुसलमान हुक्मरान रजिया सुल्ताना के जर्नेल ने अपने लिए बनवाई थी और ये तहखाने भी खास तौर पर बनवाए थे। यहाँ के हवेली और महलात के नीचे इस किस्म के तहखाने अक्सर बनवाए जाते हैं। इसकी सीढ़ियों का एक आम रास्ता है जो हवेली की देवड़ी से आगे जाकर नीचे उतरता है। हमने इस रास्ते को बंद कर दिया है और इसकी जगह इस कोठरी से खुफिया रास्ता निकाला है। हवेली के जमींदोज मेहराबी सतूनों वाले दलान में 2 कोठरियां भी हैं जिनके दरवाजे बंद थे। वजीर अली ने मुझे दोनों कोठरियां खोलकर दिखाई। इन कोठरियों में कुछ असला रखा हुआ था जिनमें राइफलें, चंद एक रिवाल्वर, हैंड ग्रेनेड और खंजर थे। वजीर अली ने कहा मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारे वसाइल बड़े महदूद हैं। हमारे पास अगर पैसे भी हों तो हम भारत में इतनी आसानी से असला नहीं खरीद सकते। इनमें से ज्यादातर असला वो है जो हमने शिवसेना और RSS वालों से छीना है। मैंने वजीर अली से पूछा आम जिंदगी में आपकी सरगर्मियां क्या है, मेरा मतलब है आपका जरिया आमदन क्या है। वजीर अली बोला ये तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो जाएगा। वैसे हम सब अपनी जगह पर मेहनत मजदूरी करके रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। हमें से कोई भी शादीशुदा नहीं है। हम अपने ग्रुप में बड़ी जबरदस्त चेकिंग के बाद ऐसे मुजाहिदों को शामिल करते हैं जो शादीशुदा ना हो। हमारी जिद्दोजहद का मकसद भारत के मुसलमानों के मजहबी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है और भारत की बरहमन सरकार को यह एहसास दिलाना है कि भारतीय मुसलमान आज़ादी और अपनी दीनी शुआर आज़ादी से अमल करके जिंदा रहना चाहते हैं। अगरचे हमारी ताकत बहुत महदूद है, हमारा दायरा कार भी महदूद है, मगर हम नाउम्मीद नहीं हैं। हमें यकीन है कि हमारी मिसाल को सामने रखते हुए भारत के दूसरे सूबों में खास तौर पर आंध्र प्रदेश और बस्ती भारत के मुसलमान भी अपने जायद हकूक़ की हिफाजत और अपनी बका के लिए एक न एक दिन जरूर उठ खड़े होंगे। मैं इन भारतीय मुसलमान मुजाहिदों के दीनी जज्बे से बहुत मुतासिर हुआ था। इस तहरीक को भारत के मुसलमानों में बेदार करना बहुत जरूरी था। वजीर अली ने मुझे कहा था कि हमने अपनी सलामती और बका के लिए बाहर के किसी मुसलमान मुल्क पर उम्मीदें नहीं लगाई हुई। हम खुद अपने पांव पर खड़े होकर अपनी मदद करना चाहते हैं। जब तक भारत के मुसलमान अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद बेदार नहीं होंगे और जिद्दोजहद नहीं करेंगे इनका कोई मुल्क मदद नहीं करेगा। तहखाने से निकलकर हम वापस इसी कमरे में आ गए जहाँ मेरी चरपाई बिछी हुई थी। मैंने कमरे में आकर वजीर अली से कहा मैं समझता हूँ कि बाल ठाकरे और बालाजी राव इस वक्त भारतीय मुसलमान और पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये ऐसे दुश्मन हैं जो अपनी खतरनाक दुश्मनी का अमली मुजाहिरा भी कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों दुश्मन दीन का काम तमाम कर दिया जाए। सौराष्ट्र के चारों मुजाहिद चुप हो गए और एक दूसरे को तकने लगे। वजीर अली ने कहा बाल ठाकरे और इसके साथियों को कत्ल करना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जिस वक्त हमने बाल ठाकरे को कत्ल किया इसके 1 घंटे के अंदर अंदर भारत के तमाम सूबों में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो जाएगा। कम से कम 1 लाख मुसलमान तो मुंबई, अहमदाबाद, पूना और सूरत में ही कत्ल कर दिए जाएंगे। तुम्हें मालूम होगा कि जब भारत के प्रधानमंत्री को इसके जयाले सिख बॉडीगार्ड्स ने गोलियों से छन्नी कर दिया था, इसके आधे घंटे के अंदर अंदर सिर्फ दिल्ली में हिंदुओं ने 10-12 हजार सिखों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। कादिर भाई ने कहा हमारी हिकमत अमली इंतहा पसंदी और मुसलमान के दुश्मन हिंदू लीडरों को कत्ल करने की नहीं है। हमारे सामने सिर्फ मकसद है। पहला और बुनियादी मकसद ये है कि भारत के कुचले हुए पिसे हुए मुसलमानों में अपने दीनी और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर और बेदारी पैदा करनी, जिसकी जमानत भारत के आइन में इन्हें दी गई है। दूसरा मकसद का ताल्लुक सिर्फ हमारी जमाती सरगर्मियों से है और वो ये है कि हमारे ज़ेर असर सूबों के जिस शहर में हिंदू वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म करें इनका डटकर मुकाबला किया जाए, इनकी इस्लाम दुश्मन साजिशों को नाकाम बनाने की कोशिश की जाए, उन पर यह बात भी वादे कर दी जाए कि भारत का मुसलमान मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है और अपने हकूक़ की हिफाजत करना जानता है। इन लोगों ने बड़ी मनतकी बात की थी। बाल ठाकरे और किसी दूसरे मोहतसिब हिंदू लीडर बाल ठाकरे और किसी दूसरे मोहतसिब हिंदू लीडर को कत्ल कर देने से मसला हल नहीं होता था, बल्कि उल्टा इससे मुसलमानों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता था। मैंने वजीर अली से पूछा मेरे बारे में आपका क्या मशवरा है। वजीर अली ने कहा तुम कोई भी फैसला करने में बिल्कुल आज़ाद हो। हम जानते हैं कि तुम्हारा मैदान अमल सौराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर मकबूजा कश्मीर तक फैला हुआ है, जहां भारतीय फौज कश्मीरी मुसलमानों को ज़ुल्म और सितम का निशाना बना रही है। अगर तुम कश्मीर के जहाद में शरीक होना चाहो तो हमें खुशी होगी, और अगर तुम हमारे साथ रहकर मुसलमानों इस्लाम के लिए काम करना चाहो तो हमें मजीद खुशी होगी। तुम जो चाहो फैसला कर सकते हो। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान अपने खास आदमियों को इतला पहुंचाना चाहता हूँ कि मैं जिंदा हूँ, अगरचे मेरा राज फाश हो चुका है और फिर धमचंद आप ही कैसे निकलकर यहाँ पहुँच गया है। लीडर वजीर अली ने मुझसे पूछा तुम ये पैगाम पाकिस्तान किस तरह पहुँचाओगे? क्या तुम्हारा कोई आदमी ऐसा है जो ये पैगाम लेकर पाकिस्तान पहुंच सके? मैंने कहा मेरे पास एक जरिया है। अगर मुझे कहीं से रेडियो ट्रांसमीटर मिल जाए तो मैं कोड अल्फाज में ये पैगाम पाकिस्तान में अपने खास आदमियों को पहुंचा सकता हूँ।
लीडर वजीर अली कहने लगा, इसका इंतजाम हो जाएगा। वजीर अली उठकर खड़ा हुआ, कहने लगा, अभी तुम आराम करो, 1 घंटे बाद मैं अकेला यहाँ आऊँगा और तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊँगा जहाँ तुम्हें रेडियो ट्रांसमीटर की सहूलत मिल जाएगी। जब वो चारों मुजाहिद जाने लगे तो मैंने पूछा, भाइयों मुझे ये तो बता दो कि कौन सी जगह है और मैं मुंबई शहर से कितने फासले पर हूँ। वजीर अली मुस्कुराया और कहने लगा, ये भी वापसी पर तुम्हें बता दूंगा, वैसे तुम मुंबई के करीबी जंगलों में हो, खुदा हाफिज। वो चारों चले गए। मैं चरपाई पर लेट गया, सोच रहा था कि कुदरत के खेल न्यारे होते हैं। खुदा ने इस वक्त मेरी जान बचाई जब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और मेरी मौत यकीनी थी। आप सब तो जानते हैं कि ऐसा मेरी जिंदगी में कई बार हो चुका है, लेकिन लगता है ऊपर वाले को अभी मेरी जिंदगी मकसूद है। अभी उसने मुझसे और कुछ काम लेने हैं। मैं धर्मचंद के बारे में सोचने लगा, क्या इसका हमशक्ल होना अब मुझे कोई फायदा या नुकसान पहुंचा सकता है। फायदा तो मुझे बज़ाहिर कोई दिखाई नहीं दिया था। एक खतरा तो जरूर महसूस होता था कि जहां कहीं मैं मुंबई, अमृतसर, बटाला या जलंधर के शिवसेना वालों की नजर में आ गया, मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि अब तक तो मैंने दाढ़ी रख ली थी। दूसरा, हो सकता है जिस वक्त मुझे शिवसेना वाले देखें तो इससे थोड़ी देर पहले असली धर्मचंद इनसे मिलकर गया हो, या वो मद्रास या दिल्ली में हो और शिवसेना वाले मुझे दूसरे शहर में देख लें। क्योंकि एक बात यकीनी थी कि शिवसेना के तमाम रजाकारों और इन लोगों को जिनमें से मैं मिल चुका था, ये जरूर मालूम हो चुका होगा कि मैं असली धर्मचंद नहीं बल्कि नकली धर्मचंद था और पाकिस्तान के लिए इनके दरमियान रहकर काम कर रहा था। इसका एक हल मेरे जहन में आया कि किसी तरह पाकिस्तान वापस जाऊं और चेहरे की दोबारा प्लास्टिक सर्जरी करवा कर नाक को फिर से अपनी पहले जैसी हालत में बदल लूं। जब 1 घंटे बाद वजीर अली आया तो मैंने इसके आगे खदशात का इजहार किया तो इसने कहा, मैं पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। कलकत्ते में हमारी जमात का एक सरगर्म और खामोश कारकुन डॉक्टर और प्लास्टिक सर्जरी का माहिर है, हम तुम्हें इसके पास पहुंचा देते हैं। वो तुम्हारी नाक को जैसे तुम कहोगे प्लास्टिक सर्जरी कर देगा। ये बड़ी हिम्मत अफजा बात थी। मैं तैयार हो गया। वजीर अली बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक आदमी के साथ कलकत्ते रवाना करता हूँ। अपने सर्जन डॉक्टर को मैं फ़ोन पर सारी बात बता दूंगा। इसका नाम सैफुल इस्लाम है। वो बंगाली है और बंगाल के मुसलमानों के हकूक़ के लिए भारत की मुस्लिम दुश्मन हिंदू सरकार के खिलाफ खामोश रहकर काम कर रहा है। यहाँ मैं अपने सामीन को बताता चलूँ कि तमाम नाम मैंने फर्जी रखे हैं। उम्मीद है आप सब मेरी मजबूरी समझ गए होंगे। मैं किसी का नाम सही नहीं बता सकता या किसी का ठिकाना भी सही नहीं बता सकता, क्योंकि इनमें से बेशतर आज भी हिंदुस्तान में अपने फर्ज की अदायगी पर मौजूद हैं। मैं वजीर अली से कह रहा था, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, मैं इसकी फीस कहाँ से अदा करूंगा। वजीर अली ने मुस्कुराकर कहा, फीस की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर सैफुल इस्लाम बहुत अमीर आदमी है और फिर हमारे आदमियों के लिए वो हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार रहता है। जब तुम वापस आओगे तो सोच लेंगे हमें आगे क्या करना चाहिए, मगर सबसे पहले तुम्हारा अपनी असल शक्ल में वापस आना बहुत जरूरी है। धर्मचंद का हम शक्ल होना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसके हम शक्ल होने से तुम्हें जितना फायदा पहुंच सकता था पहुंच गया है, अब नुकसान ही पहुंचेगा। जिस जंगल की पुरानी हवेली में वजीर अली और उसके अहमदाबाद सूरत के मुसलमान मुजाहिदों ने अपना खुफिया ठिकाना बना रखा था, वहां से करीब स्टेशन ऊपर की जानिब बुरहानपुर ही था। वजीर अली मुझे एक आदमी के साथ ले गया। मेरा हुलिया धर्मचंद के हुलिये से इस एतबार से काफी बदला हुआ था कि मेरी मूछें और घनी दाढ़ी थी। ये दाढ़ी मैंने नीचे से मखरूती अंदाज में तरशवाई हुई थी। सर के बाल भी पट्टों की शक्ल में गर्दन तक आए हुए थे। मुझे कलकत्ते के मुसलमान जैसा लिबास पहना दिया गया था, यानी चारा खाना धोती, पाँव में चप्पल, खद्दर का कुर्ता और सर पर सफेद टोपी। वजीर अली ने मुझे एक छतरी भी दे दी थी। जो आदमी मेरे साथ थे इसने भी तकरीबन एक ही सा लिबास पहन रखा था। हम एक ट्रेन में सवार होकर बुरहानपुर पहुंचे। वहां से कलकत्ता मेल पकड़ी और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। बुरहानपुर से 1 रात और 2 दिन के सफर के बाद हम कलकत्ते पहुंचे। जो गुजराती मुजाहिद मेरे साथ था वो मुझे अपने घर ले गया। वहाँ हमने कुछ देर आराम किया, खाना खाया और डॉक्टर सैफुल इस्लाम के क्लिनिक आ गए। इसे लीडर वजीर अली ने पहले से फ़ोन कर दिया था। वजीर का खास आदमी भी साथ था। सैफुल इस्लाम ने कहा, कल मेरे अस्पताल में आ जाएं। अगले दिन मैं अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर सैफुल इस्लाम ने मेरे नाक के ऊपर से इस जगह को चेक किया जहाँ से मेरी प्लास्टिक सर्जरी करके मेरी नाक को धर्मचंद की नाक की तरह बनाया गया था। मैंने सैफुल इस्लाम से कहा, बस मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरे नाक को दोबारा जरा सा ऊपर उठा दिया जाए। डॉक्टर सैफुल इस्लाम ने कंप्यूटर पर मेरी नाक को बिल्कुल मेरी पहली वाली नाक का खाका बनाकर मुझे दिखाया और पूछा, क्या ऐसी थी तुम्हारी पहली नाक? जी हाँ, मैंने कहा, बिल्कुल यही थी मेरी नाक। डॉक्टर सैफुल इस्लाम मुस्कुराते हुए बोला, नो प्रॉब्लम, ये बिल्कुल ऐसी ही कर दी जाएगी। 2 दिन तक मेरी प्लास्टिक सर्जरी होती रही। इसके बाद मैं 1 हफ्ते डॉक्टर सैफुल इस्लाम के दाती छोटे से अस्पताल में रहा। मैंने आईने में अपनी नाक को देखा तो बिल्कुल मेरी असली नाक बन चुकी थी, यानी ऊपर जाकर जरा सा ऊपर को उठी हुई थी। अब मेरी शक्ल धर्मचंद से मुशाबह जरूर थी, जैसा कि बाज़ लोगों की शक्लों की मुशाबत होती है, मगर ये कोई नहीं कह सकता कि मैं धर्मचंद हूँ, या मैं खुद किसी को नहीं कह सकता था कि मैं धर्मचंद हूँ। मुझे मज़ीद 1 हफ्ता डॉक्टर सैफुल इस्लाम ने कलकत्ते में अपनी निगरानी में रखा। जब मैं पूरी तरह से सेहतमंद हो गया तो हम वापस रवाना हो गए। अपने खुफिया कमीगाह वाली हवेली में आया तो लीडर वजीर अली के तीनों साथी कादिर खान, रमजान और सुल्तान भाई मेरे इंतजार में वहाँ मौजूद थे। इन्होंने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे मैं कुछ बदल गया हूँ। वजीर ने पूछा, क्या ऐसी थी तुम्हारी पहली नाक? मैंने कहा, बिल्कुल ऐसी ही थी। कादिर खान कहने लगा, मैंने धर्मचंद को देखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी शक्ल इससे मिलती जुलती है, मगर नाक अब बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। वजीर ने भी कहा, अब तुम्हारी शक्ल धर्मचंद जैसी हरगिज नहीं रही।
तुम्हारी दाढ़ी ने तुम्हें इससे बहुत मुख्तलिफ बना दिया है। मैंने कहा, वजीर भाई, अब मैं पाकिस्तान अपने साथियों को अपना जिंदा होने के बारे में इतला देना चाहता हूँ। मुझे वहां ले चलें जहाँ रेडियो ट्रांसमीटर से अपने साथियों से बात कर सकूं। इस वक्त दोपहर का वक्त था। वजीर अली मुझे गाड़ी में बिठाकर वहां से 15-20 मील दूर एक ऐसी जगह ले गया जहां रेडियो ट्रांसमीटर सेट मौजूद था। मैं नहीं बता सकता ये कौन सी जगह थी, आपको ये जानने की जरूरत भी नहीं है। बहरहाल मैं एक छोटे से कैबिन में रेडियो ट्रांसमीटर ऑन करके बैठ गया। मैंने फ्रीक्वेंसी सेट की और सुल्तान साहब या भट्ट साहब को सिग्नल दी। दूसरी तरफ से फौरन मेरे सिग्नल का जवाब आ गया। मैंने कोड अल्फाज में कहा, मुझे भट्ट साहब या सुल्तान साहब से बात करनी है। दूसरी तरफ से कोड अल्फाज में ही आवाज आई, तुम कौन बोल रहे हो, अपनी शनाख्त कराओ। मैंने अपना खुफिया नंबर बताया तो इस आदमी ने कहा, मैं भट्ट साहब को बुलाता हूँ। रेडियो ट्रांसमीटर में हल्का हल्का शोर सुनाई देता रहा। कोई 10 सेकंड बाद भट्ट साहब की आवाज आई। मैंने कोड जबान में कहा, धर्मचंद कैसे फरार हो गया? इसने तो मुझे मौत के मुंह में डाल दिया था। मेरी जिंदगी अल्लाह को मंजूर थी, बच गया। भट्ट साहब ने इंतहाई अफसोस और शर्मसारी का इजहार करते हुए कहा, यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गफलत और गलती है कि बस तुम समझ लो कि कुदरत ने भी इसको फरार कराने में इसकी मदद की। मैंने अमृतसर वाले मुजाहिद को इस वक्त खबरदार कर दिया था, क्या तुम्हें इसने इतला नहीं दी? मैंने कहा, अमृतसर वाला मुजाहिद तो खुद पकड़ लिया गया था। ये लंबी और उलझी हुई कहानी है। अब तुम कहाँ हो, कैसे हो? मैंने कहा, मैं बिल्कुल महफूज जगह पर हूँ। मैंने दोबारा नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवा कर अपनी नाक पहले जैसी कर ली है। अब मैं धर्मचंद का हम शक्ल नहीं हूँ। भट्ट साहब की आवाज आई, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मेरी बात गौर से सुनो। यहाँ हमने एक दहशतगर्द को पकड़ा है। इसकी जबानी मालूम हुआ है कि भारत के बदनाम जमाना और पाकिस्तान दुश्मन सरकार और इसकी सरकारी तंजीम रा की तरफ से भारत के किसी शहर में एक खुफिया ट्रेनिंग सेंटर कायम किया गया है जहाँ पेशावर दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी और खौफनाक तकरीबकारी की तरबियत दी जाती है। हमें यह भी मालूम हुआ है कि यहाँ भारत की हसीन तरीन पेशावर औरतों को भी पाकिस्तान में जाकर जासूसी करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तुम जिस तरह भी हो सके इस ट्रेनिंग सेंटर के बारे में हमें तफसीली रिपोर्ट भी भेजो और कोशिश करो कि जिन जहरीले सांपों को भारत की सरकार पाकिस्तान भेजने वाली है इनको वहीं कुचल दिया जाए। मैंने कहा, मैं इस ट्रेनिंग सेंटर का पूरा खोज लगाऊंगा और वहां तरबियत हासिल करने वाले तमाम सांपों और उनके सपेरों को हमेशा के लिए कुचल कर खत्म कर दूंगा। भट्ट साहब ने कहा, तुमसे ट्रांसमीटर पर अब कैसे रब्ता हो सकता है? मैंने कहा, अमृतसर वाले मुजाहिद से रब्ता पैदा करने की जरूरत नहीं, वो खुद इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। मैं अगली बार आपको बताऊंगा कि आप मुझे किस जगह पैगाम पहुंचा सकते हैं। अब मैं पैगाम रसानी का सिलसिला बंद करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। भट्ट साहब की आवाज़ आई। मैंने रेडियो ट्रांसमीटर बंद कर दिया। वजीर अली दूसरे कमरे में मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर पूछने लगा, बात हो गई? मैंने कहा, जी हाँ, एक जरूरी बात आपसे पूछनी है। यहाँ नहीं, गाड़ी में बैठकर बातें करेंगे। हम इस खुफिया ट्रांसमीटर वाली जगह से निकलकर बाहर खड़ी वजीर अली की पुरानी गाड़ी में आकर बैठ गए। ये जगह करीबी शहर से काफी दूर थी, इर्द आबादी कहीं नहीं थी। हमारी गाड़ी दरख्तों के नीचे खड़ी थी। रा के ट्रेनिंग सेंटर के बारे में जो बातें मुझे भट्ट साहब ने वायरलेस पर बताई थी वो मैंने लीडर वजीर अली को पूरी तफसील के साथ बता दी और इनसे पूछा, मुझे ये मालूम करना होगा कि रा का ये ट्रेनिंग सेंटर कौन से शहर में और किस जगह पर है। वजीर अली ने मेरी बातें बड़े गौर से सुनी और एक दो लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, ये मालूम करना पड़ेगा। मैं अपने 2 आदमियों की ड्यूटी लगा देता हूँ। अगर इस किस्म का कोई सेंटर रा की तरफ से कायम हुआ है तो इसकी फुल रिपोर्ट मुझे मिल जाएगी। मुझे 2-4 दिन की मोहलत दे दो, मैं सारा पता लगा लूंगा। शाम हो रही थी जब हम वापस हवेली वाले खुफिया कमीगाह में आ गए। इस रात इन मुजाहिदों की जमात के कुछ और अदाकारों से भी मुलाकात हुई। ये लोग महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के शहर में अपनी अपनी जगहों पर भारत के मुसलमानों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ाहिरी तौर पर और खुफिया तौर पर भी काम कर रहे थे। महीने में 1-2 बार इनकी आपस में इस हवेली के तहखाने में मुलाकात होती थी। वज़ीर अली ने गुजरात, काठियावाड़ और पूना के इन मुसलमान मुजाहिदों से मेरा तारुफ करवाया, लेकिन ये बिल्कुल ना बताया कि मैं हकीकत में कौन हूँ। वज़ीर अली ने यही कहा कि ये मालिक कोटला का रहने वाला मुसलमान मुजाहिद है और जहाँ हमारे साथ रहकर भारतीय मुसलमानों पर हिंदू सरकार की ज़ियादतों के खिलाफ काम करने आया है।